जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज की भांति फिर से उपस्थित हो चुके हैं आप सभी के बीच में इस होमवर्क सीरीज को लेकर के। ये जो होमवर्क सीरीज आप लोग के बीच चलाया जा रहा है अभी बिहार पुलिस को एग्जाम को देखते हुए, कल यानी कि आज यानी 15 तारीख है, कल होने वाली है 16 तारीख, और कल से ही बिहार पुलिस का पहला एग्जाम शुरू होने वाला है। कल जिन साथियों का एग्जाम है उन सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। वो अपने एग्जाम सही तरीके से दे, अच्छे तरीके से और एग्जाम को क्वालिफाई करें। और एग्जाम देने के बाद हम लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा एग्जाम गया, क्वेश्चन कैसा रहा था। और एग्जाम में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो भी ओएमआर सीट आएगा पहले उसको अच्छे से भरने का काम कीजिएगा, ताकि आप लोग का क्वेश्चन चेक हो, मतलब कॉपी चेक हो सके। अगर आप लोग ओएमआर से गलती भरते हैं तो आपका कॉपी ही चेक नहीं होगा और रिजल्ट तो आना ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ओएमआर पे उसको सही से भरना, सिग्नेचर जो भी हो उसको भी सही से कीजिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छटते हैं ओएमआर भरने के कारण भी। तो ज्यादा समय न लेते हुए आप लोग का क्लास शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। आज का क्लास करंट अफेयर से स्टार्ट किया जाएगा और लास्ट भी करंट अफेयर से ही किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के सबसे बड़े रक्षा अभ्यास तालिस्मान सेबर में भाग लिया है? ये ऑस्ट्रेलिया में लिया। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए आप लोग, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है? ये कैनबरा हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, अगला क्वेश्चन है कि मालाबार अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? ये देखिए 4 देश क्वाड देशों के बीच में होता है। कौन कौन जगह? सही जवाब है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस यानी कि अमेरिका। इन चारों देशों के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? मालाबार यानी कि क्वाड देशों के बीच में होता है। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में वर्ष 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारिया गोला हंगरिया का संबंध किस देश से है? ये ब्राजील से संबंधित है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा शीर्ष स्थान हासिल किया गया। और बताइए, ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये बिहार में किया गया। और कितने क्रम का था? ये 7वें क्रम का था। और इसका शुभंकर क्या हो जाएगा? गज सिंह हो जाएगा। और बिहार का एग्जाम है, कल ध्यान रखिए कहीं पूछ ना दे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में भारत ने ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? ये भागवास्त्र का सफल परीक्षण कर चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में अपना परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनोइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी? ये यूएसए की पहली यूनिवर्सिटी हो जाएगी। और यूएसए का राजधानी कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान दिया है? ये 8वां स्थान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 8वां स्थान। 10 में से 8 मिला है। और पहला स्थान किस देश को मिला है? अमेरिका का। और दूसरा स्थान चीन को मिला है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 96 यानी कि 96वां स्थान हो जाएगा। और प्रेस फ्रीडम में भारत का कौन सा स्थान मिला? 151वां स्थान मिला। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए, जेंडर गैप में भारत का स्थान 131, जेंडर गैप में 131 है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130वां स्थान हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के हैप्पीनेस में भारत का स्थान क्या है? 118। और एक है एसडीजी इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 99 यानी कि 99वां स्थान है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में जो अभी 86वां भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? 86 में पूछा है। ठीक है, LR श्री हरि हो जाएगा। LR हरि 86 में बने हैं। और अभी नवीनतम 87वां ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। वो कौन हो जाएंगे? सही जवाब हरि कृष्णन हो जाएंगे। और इनका संबंध किस राज्य से? तमिलनाडु राज्य। और बताइएगा कि ग्रैंड मास्टर खेल का संबंध मतलब किस खेल से है? ये शतरंज खेल से हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब आप लोग का। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके विरुद्ध चलाया गया? ब्लैक फॉरेस्ट ये नक्सलवाद के विरुद्ध चलाया गया। ये ठीक है, सही जवाब नक्सलवाद के विरुद्ध चलाया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एआई एंकर अंकिता किसने लॉन्च किया है? ये असम। देखिए ध्यान रखिए, ओ से अंकिता, ओ से असम के द्वारा ये लॉन्च किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर का संबंध किस देश से है? ये नेपाल में। ठीक है, याला ग्लेशियर कहाँ है? नेपाल में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विफल रहे इसरो के 101वें मिशन का संबंध किससे है? PSLV C-XH से। और इसमें पेलोड कौन सा था? ठीक है, EOS 09 जो कि क्या हुआ? विफल हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, हाल ही में भारत ने किसके साथ दीर्घकालीन उर्वरक आपूर्ति समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ये सऊदी अरब के साथ किया। बताइएगा, सऊदी अरब का राजधानी कहाँ है? रियाद हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। सऊदी अरब का राजधानी रियाद हो जाएगा। बताइएगा,
अल नेफूद मरुस्थल ये कहाँ है? रियाद में। ये सऊदी अरब के रियाद में पड़ता है, सही जवाब है। और रब अल खाली मरुस्थल कहाँ है? ये भी सऊदी अरब में ही पड़ता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2025 में ओलंपियन जो नीरज चोपड़ा है ना, कितना मीटर भाला फेंके थे? 90.23, ठीक है, 90.23 मीटर भाला फेंक के कौन सा पदक हासिल किए थे? ये रजत पदक हासिल किया। और पहला पदक स्वर्ण पदक कौन ले गया था? पाकिस्तानी था वो, पाकिस्तान था। ओलंपिक में होता है, ठीक है, वो पेरिस में था, दोहा में दूसरा को ले गया। ठीक है, देख लीजिए कौन ले गया वो। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है? ये उत्तराखंड, सही जवाब है। पुष्कर कुंभ कहाँ लगा है? उत्तराखंड में लगा, सही जवाब हो जाएगा। अभी जो कुंभ लगा था ये कहाँ लगा था? इससे पहले प्रयागराज में लगा था, सही जवाब हो जाएगा, प्रयागराज में लगा था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ है? यूएसए अमेरिका में किया गया मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। हाल ही में CREA के अध्ययन के अनुसार 2025 के पहले 6 महीनों के दौरान भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? ये बर्निहाट है, सही जवाब है, बर्निहाट है। और पूछेगा सबसे स्वच्छ शहर कौन हो जाएगा? इंदौर। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार, देखिए CREA के रिपोर्ट के अनुसार आइजोल सबसे स्वच्छ मिजोरम का आइजोल हो जाएगा, ठीक, सही जवाब है, शामिल कर दिया। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में WHO ने फिर सुनिएगा, हाल ही में WHO ने जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया है? ये ट्रेकोमा को लेकर। और ट्रेकोमा रोग का संबंध किस आंख से है? आंख से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? होता है। और विटामिन ई की कमी से होता है जनन क्षमता में, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च नई जीरो FIR पहल का संबंध किससे है? ये साइबर अपराध से हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने बेरा सी रूबिन वेधशाला में ब्रह्मांड का अवलोकन प्रारंभ किया है। यह वेधशाला कहाँ है? ये चिली में है। चिली का राजधानी कहाँ हो जाएगा? सैंटियागो है, चिली का राजधानी सैंटियागो है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आगाज कहाँ हुआ है? देखिए खेलो इंडिया बीच गेम दमनद्वीप में हुआ, ठीक है, ठीक है, दमनद्वीप में दादर नगर हवेली में हुआ। और इसमें पहला स्थान कौन हासिल किया है? मणिपुर हासिल किया पहला स्थान, सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, बानू मुश्ताक को किसके लिए दिया गया था? हॉट लैम्प के लिए। और ये किस भाषा का है? कन्नड़ भाषा के लिए दिया गया, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मिजोरम बन चुका। और दूसरा राज्य गोवा और तीसरा त्रिपुरा बन चुका है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने ISO 9001 अनुपात 2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला अर्थुकल पुलिस स्टेशन कहाँ स्थित है? ये अर्थुकल पुलिस स्टेशन केरल में हो जाएगा, ये केरल में स्थित है, सही जवाब है, नाम से पकड़ लीजिएगा, केरल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ किया है? ये देशनोक बीकानेर में। और बीकानेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान पड़ता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये केरल बन चुका है। देखिए शिक्षा के संबंधित जो भी होगा केरल लगभग करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य केरल ही है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी का संबंध किससे है? चेतेश्वर पुजारा से है, सही जवाब, चेतेश्वर पुजारा हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विंबलडन 2025 का पुरुष एकल का खिताब कौन जीत लिया है? ये जॉनिक सिनर जीत लिया। और जॉनिक सिनर किस देश का है? ये इटली का हो जाएगा। अब बताइए महिला में कौन जीती है? ये ईगा स्वीटेक जीती है। और ईगा स्वीटेक का संबंध पोलैंड से हो जाएगा। बताइए जॉनिक सिनर ने किसको हरा कर जीता है? ये कार्लोस अल्काराज को हरा कर जीत लिया है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेठी शाला किसने लॉन्च किया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है अभी? देवेंद्र फडणवीस हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में कान फिल्म महोत्सव में
प्रतिष्ठित पाल्मे डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये बढ़िया एक करे। जाफर पनाही को, जाफर पनाही को सम्मानित किया गया। सही जवाब है। बताइएगा कि हाल ही में इसरो के प्रमुख ने किसे गगनयान वर्ष घोषित किया है? 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया गया था। बताइए कैमलिड वर्ष किसे घोषित किया गया था? 2024 को। और मिलेट वर्ष, मिलेट यानी अनाजों का वर्ष 2023 को घोषित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनने की उपलब्धि किसने हासिल किया है? सोनाली मिश्रा हो जाएगा। ठीक है, सोनाली मिश्रा बनी है पहली महिला महानिदेशक आरपीएफ का। पता है आरपीएफ का स्थापना कब हुआ था? 1957 हुआ। आरपीएफ पूछे हैं, आरपीएफ सीआरपीएफ का 1939 हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले 9000 एचपी के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दोहाद का उद्घाटन कहाँ किया है? ये दोहाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ये गुजरात में पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में चर्चा में प्रोजेक्ट कुश का संबंध किससे? कुश ये डीआरडीओ के साथ चलाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बीम गूगल द्वारा। गूगल बीम, गूगल बीम याद रखिए। बीम कौन लॉन्च किया? गूगल किया। एगो ऑसिलेट है, ऑसिलेट कौन क्या है? अमेजॉन किया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ? ये विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम बंदरगाह किस चट्टान से घिरा हुआ है? डॉल्फिनोज। सही जवाब है, डॉल्फिनोज नामक चट्टान से घिरा हुआ है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा हाल ही में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य कौन बन गया है? गुजरात बन चुका है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से। सही जवाब है, सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में केरल तट पर डूबे मालवाहक जहाज MSC ELSA 3 का संबंध किस देश से है? ये लाइबेरिया से है, जो कि एक विमान डूब चुका है वहां पे केरल में। अगला विमान पोत है, जलवाहक पोत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 51 शक्तिपीठ पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये त्रिपुरा में। त्रिपुरा राजधानी कहाँ हो जाएगा? अगरतला हो जाएगा। सही जवाब है, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि हाल ही में किलौवा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये कहाँ है? ये हवाई द्वीप कहाँ पड़ता है? USA अमेरिका में पड़ता है। किलौवा और एक मोना लोआ है, दोनों कहाँ पड़ता है? हवाई द्वीप में ही पड़ता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए टाटा एयरबस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लॉन्च कहाँ प्रारंभ करेगा? ये कर्नाटक में करने वाला है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के 50 वर्ष पूरा होने पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? ये सिक्किम का। और सिक्किम का स्थापना कब हुआ था? 75 को किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? भारत और मंगोलिया के बीच होता है नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास। तो दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा था सभी को आज अच्छे तरीके से करवा दिए हैं करंट का। अब हम लोग चल रहे हैं जो भी आप लोग को ज्योग्राफी का प्रश्न दिया गया था, ज्योग्राफी जो भी दिया गया था आप लोग को महेश बर्नवाल के बुक से दिया गया था, वहां शुरू करने जा रहे हैं। बताइए ज्योग्राफी से क्वेश्चन है किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने का मुख्य कारक क्या हो जाएगा? ये अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग किया जाता है? लैंड फॉर्म्स होगा। सही जवाब है, जिसमें एल का मतलब क्या होगा? लैटिट्यूड और ए का अल्टीट्यूड हो जाए, जैसे अक्षांश ऊंचाई, ये सब हो जाएगा। सही जवाब है। एस का हो जाएगा सोइल, जैसे कि मिट्टी हो जाएगा, और आर का रेनफॉल हो जाएगा, यानी वर्षा। ये सभी पर आधारित है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या हो जाएगा? सही जवाब है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम चलती है और उत्तर पूर्व की ओर जाती है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत के उत्तरी पश्चिम मैदानी में शीत ऋतु में किस प्रभाव के कारण वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तमिलनाडु में। देखिए तमिलनाडु, ठीक है, पंजाब, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, लेकिन कहेगा सर्वाधिक वर्षा तो तमिलनाडु में होता है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा शीत ऋतु में तमिलनाडु में होता है। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? 125 सेंटीमीटर है। और बताइए बिहार में औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए, कल पूछेगा क्वेश्चन, 112 सेंटीमीटर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? दक्षिण पश्चिम देखिए क्षेत्र पूछा गया आप लोगों को, तो क्षेत्र में ध्यान रखिए, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और मेघालय के क्षेत्र में होता है। और पूछा किस जगह पे सर्वाधिक वर्षा होता है? मासिंगा और मेघालय नामक जगह पे सर्वाधिक वर्षा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, बताइए सर्वाधिक किसके द्वारा प्रभावित होता है, किसके द्वारा होता है, ये किस वर्षा के द्वारा? ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा ये होता है। पता है भारत का जलवायु कैसा है? ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण क्या प्रभावित होता है? ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रभावित होता है। ठीक है, बताइए कि व्यापारिक पपनीजन है कितना डिग्री अक्षांश के मध्य होता है? ये 8 डिग्री 4 से देखिए 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच इसको देखने को मिलता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क एवं पीड़ादायक हवा क्या कहते हैं? लू कहा जाता है, सही जवाब लू कहा जाता है। और बताइए पश्चिम बंगाल में जो ग्रीष्म ऋतु में हवा क्या कहते हैं? काल बैसाखी कहा जाता है। और असम में से क्या कहते हैं? चाय वर्षा, चाय वर्षा के नाम से इसको जाना जाता है, सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? भारत में लेह में होता है। और लेह कहाँ पड़ता है? लद्दाख पड़ता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए कोपेन ने विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में बांटा है? 8 वर्गों में बांटा है, 5 वर्ग इसमें 5 दिया हुआ है। ठीक है, 5 वर्ग में है, देखिए मेनली 5 लेकिन इसका टोटल 8 वर्ग में दिया गया है। ठीक है, बताइए जलवायु निर्धारण के आधार क्या है? कितना आधार है? 3 गो आधार हो जाएगा। वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान हो जाएगा, वार्षिक एवं मासिक वर्षा हो जाएगा, एक वनस्पति, ये तीनों क्या होगा? उसका निर्धारण आधार हो जाएगा। बताइएगा कि कोपेनहेगन जो मौसम को विभाजित किया था क्षेत्र में, उसके हिसाब से गोवा के दक्षिण में तथा भारत का पश्चिमी तट में कौन सा मतलब जलवायु पाया जाता है? इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून लघु शुष्क ऋतु जलवायु पाया जाता है, इसमें AMW से इसको सूचित किया जाता है। बताइए कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार तथा अधिकांश भाग में किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है? ये उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु यानी कि AW, इसको AW से सूचित किया जाता है। बताइएगा कि गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश एवं पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश, उसमें किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है? यही शीत ऋतु वाला शुष्क शीत ऋतु जलवायु पाया जाता है, CWG से सूचित किया जाता है। जैसे बिहार में भी CWG प्रकार का ही पाया जाता है। बताइए अरुणाचल प्रदेश में कैसा जलवायु पाया जाता है? लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु यानी कि DFC से इसको सूचित किया जाता है, इसको सूचित किया जाता है, इसको सूचित करने के लिए बनाया गया था। बताइएगा कॉफी वर्षा कहाँ होता है? ये कर्नाटक में होता है, या फिर इसको चेरी बाल्सम भी कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा। पता है आम्र वर्षा कहाँ होता है? आम्र वर्षा ये केरल के तटीय भागम क्या था? आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक के तटीय भागम, कर्नाटक में भी होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का सामान्य समय कब से कब तक है? ये जून से सितंबर तक। जून में एंट्री करता है और सितंबर में ये खत्म होने का कारण पड़ता है। अभी देखिए चल रहा है मानसून, पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी मानसून चल रहा है और बारिश भी अभी हो रहा है, कितना अच्छा मौसम चल रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और अभी सावन का मौसम चल रहा है और इस सावन के मौसम में हमारा बिहार पुलिस का सभी एग्जाम समाप्त होने वाला और सभी साथियों का रिजल्ट भी हो जाएगा, इसमें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? केरल में होता है, सही जवाब है, केरल में होता है और जून के प्रथम सप्ताह में होता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? नॉर्वेस्टर ये छोटा नागपुर पठार, और छोटा नागपुर पठार कहाँ है? ये झारखंड में। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताइएगा तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने क्या हो जाएगा? तमिलनाडु को मानसून का नवंबर दिसंबर। देखिए नवंबर ठंडे के महीना में तमिलनाडु में वर्षा होता है, नवंबर दिसंबर में। और बताइएगा एक क्वेश्चन है कि किस राज्य में कहाँ पे है ना सालों भर धान की खेती होती है? ये देखिए 2 जगह, पंजाब नहीं, पश्चिम बंगाल और एक तमिलनाडु, यहाँ पे सालों भर धान खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ध्यान रखिएगा, बात मत कीजिए, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा हो जाएगा? देखिए 2-3 घटक है, बहुत सारा घटक है। तिब्बत का पठार भी हो जाएगा, जेट स्ट्रीम, एल नीनो और ला नीनो। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एल नीनो कैसी जलधारा है? ये गर्म जलधारा है, और ला नीनो कैसी जलधारा है? ये ठंडी जलधारा है, और ये भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? अभी पूछे बोले थे ना, ये तमिलनाडु। इसी को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, इसको बिच्छो मानसून पश्चिमी विक्षोभ से ही कहा जाता है, जो कि कोरोमंडल तट पे सबसे अधिक वर्षा होता है।
अब बताइए भारत का सबसे पूर्वी तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल कोरोमंडल तट ही कहा जाता है। सही जवाब है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होता है? मेघालय में। देखिए 200 मिलीमीटर जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान कम 200 मिलीमीटर कम वर्षा होना वाला। तो जम्मू कश्मीर और ये पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम वर्षा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? उनकी ऊंचाई में भिन्नता का कारण होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया और अलग अलग जगह का नाम भी दे देता है, उसमें भी ऊंचाई के भिन्नता के कारण ही होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है और यहाँ पे 3 प्रकार की जलवायु पाया जाता है, ध्यान रखिएगा राजस्थान में। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? पूर्वी जेट प्रभाव को। बताइए भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होता है। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर कितना सेंटीमीटर वर्षा होता है? लगभग 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होता है। ठीक है। और बताइए खासी और जंतिया पहाड़ी में कितना सेंटीमीटर वर्षा होता है? वहाँ पे 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक 1000 से भी सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वहाँ पे होता है। सही जवाब है। और ब्रह्मपुत्र घाटी के निकटवर्ती पहाड़ी में कितना सेंटीमीटर वर्षा होता है? यहाँ पे 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होता है। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनना था सभी को देख लिया गया, करवा दिया गया, ज्योग्राफी का भी। अब हम लोग चल रहे हैं लुसेंट के माध्यम से आप सभी के बीच में जो भी होमवर्क दिया गया था लुसेंट में भी चल रहा है। आपको मध्यकालीन भारत से शुरू किया जाएगा। तो मध्यकालीन भारत चल रहा था ना, ध्यान दीजिए, क्लास पे ध्यान दीजिए, सुनिएगा। क्वेश्चन है कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नया विभाग बनाया था। उस विभाग को क्या कहा था? दीवान ए खैरात, यानी कि दान विभाग का नाम रखा गया था दीवान ए खैरात, यानी खैरात में बांट दो सबको, दान विभाग। ध्यान रखिएगा, वही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सल्तनत कालीन सुल्तानों में कौन सा शासक था जो सबसे अधिक दास रखता था? यही फिरोज शाह तुगलक। और कितना दास रखता था? ये 1,80,000। मतलब समझ रहे हैं, 1,80,000 दास ही सिर्फ था इसके पास। अगला क्वेश्चन बताइएगा दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह ने एक नया विभाग बनाया था। उस विभाग का नाम क्या हो जाएगा? दीवान ए बंदगान। ठीक है, दीवान ए बंदगान हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि फिरोज शाह तुगलक का आत्मकथा का क्या नाम हो जाएगा? फतुहत ए फिरोजशाही, जो ये खुद रचना किया है इसका, फतुहत ए फिरोजशाही हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला फिरोज शाह तुगलक के नगरकोट अभियान कब हुआ था? ये 1361 में हुआ था। 1361 में हुआ था। और ज्वालामुखी मंदिर और वहीं से ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ को प्राप्त किया था। और इसमें से कितना का फारसी में अनुवाद करवा दिया था? लगभग 300 का फारसी में अनुवाद करवाया था। और फारसी में अनुवाद करने वाला कौन था विद्वान? अजीजुद्दीन किरमानी हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवादित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन था? यह दलायल ए फिरोजशाही सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एफएसटी ने जो है चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी किया। इस सिक्का को क्या कहा जाता था? आध और बिक कहा जाता था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु कब हो गया था? 1388 में। बताइए फिरोज शाह तुगलक ने किसका स्थान लिया था? ये एमबीटी का स्थान लिया। और एमबीटी का मृत्यु कब हुआ था? 1351 में एमबीटी का मृत्यु हुआ था। और एमबीटी किसका स्थान लिया था? जीएसटी का, गयासुद्दीन तुगलक का। और गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु कब हुआ था? 1325 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, सही जवाब। और फिरोज शाह तुगलक भी चल बसा कब? 1388 में भी चल बसा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कौन किया था? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन सा था? सही जवाब है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है बताइएगा तैमूर लंग जो है ना किसके समय में भारत पर आक्रमण किया था? ये नासिरुद्दीन महमूद के समय में। और ये कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में किया। सही जवाब हो जाएगा 1398
98 ईस्वी में क्या था? बता दीजिए। अगला क्वेश्चन, सैयद वंश का शासनकाल कब से कब रहा? 1420 से 1451 तक रहा था। और सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिरिज खां के द्वारा स्थापना किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए खिरिज खां ने कौन सा उपाधि धारण किया था? ये रैयत-ए-आला, रैयत-ए-आला को उपाधि धारण किया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए खिरिज खां जो है ना किसका सेनापति था? ये तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग का सेनापति था। और ठीक है, बताइएगा भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिरिज खां को कहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था इसको? ठीक है, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर। ठीक है, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का इसको शासक नियुक्त कर दिया था। सही जवाब है। बताइएगा खिरिज खां जो नियमित रूप से किसको कर भेजता था? ये सही जवाब है। ये किसको भेजा? तैमूर के पुत्र शाहरुख को ये कर भेजा करता था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खिरिज खां की मृत्यु कब हो गया था? 1421 में, 20 मई 1421, 20 मई 1421 इसका मृत्यु हो चुका था। बताइए खिरिज खां का पुत्र कौन था जो उसका उत्तराधिकारी बना था? मुबारक खां। और ये कौन सा उपाधि धारण किया था? शाह की उपाधि धारण कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है ना किसका संरक्षण प्राप्त था? ये मुबारक शाह का, मुबारक शाह का उसको संरक्षण प्राप्त था। बताइएगा तारीख ए मुबारक शाही ये किसका रचना है? ये नहीं, यहिया बिन सरहिंदी का ही है। बताइएगा। और इस पुस्तक से किस वंश की जानकारी मिलता है? सैयद वंश की जानकारी मिलता है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है, यमुना किनारे जो मुबारकाबाद नामक स्थान कौन बसाया था? ये मुबारक शाह के द्वारा मुबारकाबाद नामक स्थान को बसाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। और बता दीजिए सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह था। सही जवाब है। और सैयद वंश का शासन कितने वर्ष तक रहा था? 37 वर्ष। सैयद वंश 100 से 37 वर्ष तक इसका शासन रहा था। सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद कौन सा वंश आया था? लोधी वंश आया था। इसका ट्रिक है ना, गुल खिले तो सांस लो। तो लोधी वंश आ चुका है। और लोधी वंश का स्थापना कब हुआ था? 1451 से 1526 तक रहा। और लोधी वंश के बाद कौन सा वंश आ गया था? बाबर का, क्या कहते हैं, पानीपत। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ये बहलोल लोधी। याद रखिए बहलोल लोधी लोधी वंश का स्थापना ये कब किया था? 19 अप्रैल 1451 को स्थापना किया था। सही जवाब है। और किस उपाधि से दिल्ली के शासन गद्दी पर बैठा था? ये बहलोल शाह गाजी। बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली गद्दी पर ये बैठ गया था। सही जवाब है। बताइएगा दिल्ली पर प्रथम अफगान राज का स्थापना कौन किया था? यही बहलोल लोधी के द्वारा किया गया। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज का स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। सही जवाब है। बताइए बहलोल सिक्का कौन चलाया था? यही बहलोल लोधी के द्वारा बहलोल सिक्का चलाया गया था। सही जवाब है। बताइएगा कि कौन जो अपने सरदारों को मकसद ए अली कहा था? यही बहलोल लोधी का। ठीक है, बहलोल लोधी के द्वारा ही कहा जाता था। और उसको खड़ा होने पर यह स्वयं भी खड़ा हो जाता था। सही जवाब है। बताइएगा बहलोल लोधी का पुत्र कौन था? निजाम खान था। निजाम खान नाम था। और इसी को कहा गया सिकंदर लोधी भी इसी का नाम है। और सिकंदर लोधी की उपाधि से सिकंदर शाह की उपाधि से ये गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था ये? 1504 में, 1489 में, 17 जुलाई 1489 को बैठा था। बताएगा कि आगरा शहर का स्थापना किसके द्वारा किया गया? सिकंदर लोधी के द्वारा। और डेट बताइएगा। 1504 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया सिकंदर लोधी के द्वारा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए भूमि के लिए मापन के प्रणाली पैमाना गजे सिकंदरी का कौन चलाया था? ये सिकंदर लोधी के द्वारा ही चलाया गया था। सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी था। बताइए सिकंदर लोधी अपना राजधानी कहाँ बनाया था? दिल्ली में, आगरा को बना लिया। आगरा को सिकंदर लोधी राजधानी आगरा को बसाया और आगरा को राजधानी भी बना लिया था। सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली से आगरा ले आया। दिल्ली से ही आगरा ले चला गया था। पहले दिल्ली ही था ना, तो ये आगरा अपना कर लिया। दिल्ली में बस ले रहा हूँ। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा किसने जो है ना ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था? यही सिकंदर लोधी। बहुत क्रूर शासक था, मांस तोड़ने के लिए दे दिया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस शासक ने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुस्लिम स्त्रियों को पीरों पर तथा संतों को मजार पर जाने प्रतिबंध लगाया था? यही सिकंदर लोधी लगा दिया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सिकंदर लोधी की मृत्यु किस बीमारी से हुआ था? गले की बीमारी से हुआ था। ठीक है, अब चेचक की बीमारी से मृत्यु हुआ था। किस गुरु का हुआ था? गुरु हरकिशन का हुआ था। सही जवाब है, गुरु हरकिशन का हुआ था। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा इसका जो लोधी कौन था? सिकंदर लोधी का पुत्र कौन था जो इस गद्दी पर बैठा था?
मोहम्मद इसके बाद इब्राहिम लोदी आया इब्राहिम था। लोदी। इब्राहिम लोदी जो गद्दी पर बैठा था, कब बैठा था ये? 21 नवंबर 1517 को बैठ गया था गद्दी पर। सही जवाब हो जाएगा। बताइए संभवतः दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जो हिंदू के पर्व होली में भाग लेता था? यही था। लोदी। लोदी। सिकंदर लोदी हो जाएगा। सिकंदर लोदी था, लोदी ठीक है, था। सिकंदर लोदी भाग लेता था। बताइए दिल्ली की मोट मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? यही 1505 में हुआ था। सही जवाब 1505 में मियां भोया के द्वारा। और ये मियां भोया किसका प्रधानमंत्री था? लोदी का था। सिकंदर लोदी का प्रधानमंत्री मियां भोया। और ये 1505 ईस्वी में स्थापना किया दिल्ली में मोट मस्जिद का। सही जवाब हो जाएगा। बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था ये? 1526 में। सही जवाब है 21 अप्रैल 1526 के। 26 को। और किसके बीच में लड़ा गया था ये? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। और इसमें किसका मृत्यु हो गया था? बाबर विजय हुआ और इब्राहिम लोदी का मृत्यु हुआ। मृत्यु यही देखिए हो ये गया क्वेश्चन था। कई बार पूछा गया और पूछता भी है कि ऐसा कौन सा शासक था जो युद्ध करते हुए युद्ध में ही मारा गया? तो इब्राहिम लोदी हो जाएगा। इब्राहिम लोदी युद्ध करते युद्ध में मारा गया था। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग जो है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण कौन किया था? दौलत खान लोदी। देखिए ठीक है, देखिए पंजाब का शासक एक दौलत खान लोदी था, उसने आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। और एक इब्राहिम लोदी का इब्राहिम चाचा लोदी था, का कौन था वो? चाचा। आलम खां था। और ये दोनों मिलकर क्या किया? उसको आमंत्रण कर दिया जी। कि उसको लगा कि आएगा और ये आक्रमण करके धन लूट के चला जाएगा और शासन हम लोग करेंगे। लेकिन जब बाबर आया, आक्रमण किया और यहाँ पे शासन भी अपना शुरू कर दिया और सबका विफल हो गया योजना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, केंद्रीय सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? वजीर। सुल्तान। सुल्तान होता था। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा कि क्या बोले? तैमूर अफगान का रहे हो। अफगानी तुर्क था। अफगान का रहे बाबर। तुर्की था, अफगानी तुर्की था। अफगान का था। अगला क्वेश्चन सुन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके समय में अमीर जो थे ना, अमीर लोग प्रभावहीन हो गए थे? यही नहीं, बलबन एवं अलाउद्दीन के समय। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर क्या हुआ था? प्रभावहीन हो गया था। और किस वंश के समय में जो ना अमीर का महत्व चरमो उत्कर्ष पे था? ये लोदी वंश के समय। लोदी वंश के समय बहुत ऊपर उठा हुआ था ये। और जब ये बलबन और अलाउद्दीन था तो ये नीचे चला गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? खलबत। मजलिस एक खलबत कहा जाता था। मंत्री परिषद को मजलिस एक खलबत कहा जाता था। और बताइएगा मजलिस एक खलबत का बैठक कहाँ होता था? मजलिस एक खास में। मजलिस एक खास में इसका बैठक होता था। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि कहाँ जो है सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मलिकों और अन्य रईसों को बुलाता था? ये वही मजलिस बार एक खास में बुलाता था। बार एक खास में। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग कहाँ पूरा करता था? ये बार ए आजम में। बार ए आजम में करता था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सल्तनत काल में जो है, बताइए राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता था? राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो ये हो जाएगा वजीर, यानी कि प्रधानमंत्री होता था उस समय। अगला क्वेश्चन है कि प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा कौन करता था? ये मुशरीफ ए मुमालिक करता था। बताइए कोषाध्यक्ष कौन होता था? खजीनी। ठीक है, खजीन होता था। सही जवाब है। बताइए धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख सद्र उस सुदूर होता है। सद्र उस सुदूर होता था। ठीक है, बताइए गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन होता था? बदिर ए मुमालिक। बदिर ए मुमालिक होता। दान विभाग का प्रमुख दीवान एक खैरात कहता था। और दास विभाग क्या कहता था? दीवान ए बंदगा। दास उसको बंदी बना के याद रखिए, दीवान ए बंदगा। और था पेंशन विभाग दीवान ए इस्तिहाक हो जाएगा। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना था मध्यकालीन भारत का अभी करवा दिया गया। अब चलते हैं आगे। हम लोग आप लोग को जो इकोनॉमिक्स का दिया गया था वहां से भी देख लेते हैं। साट देंगे। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कि सर्व शिक्षा अभियान इसका शुरुआत कब हुआ? 2001 में क्या गया? ठीक है, 2001 में क्या गया? अटल बिहारी बताइए सर्व शिक्षा योजना में जो है केंद्र एवं राज्य के बीच कितना का अनुपात होता है? 60:40 का होता है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य में कितना का अनुपात? 90:10 का अनुपात। लेकिन 90 देगा केंद्र, 10 देगा राज्य देगा। और अन्य राज्य में 60-40 का अनुपात है। 60 केंद्र, 40 राज्य। अनुपात काटेगा 6-4 में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में राष्ट्रीय मध्य आहार कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये सही जवाब है 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। अब बताइएगा मध्याह्न भोजन शुरू करने वाला पहला राज्य ये तमिलनाडु बना था। सही जवाब है तमिलनाडु पहला राज्य बन गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा 2021 में जो है ना इस मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ठीक है, पीएम पोषण योजना कर दिया गया। सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना कब आया था? ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य 12 अप्रैल 2005 को। 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। ठीक है,
बताइए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब आया था? 2013 में आया था, 2013 में। और स्वच्छ भारत मिशन कब आया था? 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी के जयंती पे आया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 21 अगस्त 2014 में हुआ था। बताइए प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014 को हुआ था। बताइएगा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014, तुरंत बोले थे ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिएगा संसद आदर्श ग्राम योजना कब आया था? 2014। 11 अक्टूबर 2014 को आया था। डेट भी याद रखिए, डेट डाल के पूछता है, ऐसा नहीं पूछता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मिशन इंद्रधनुष कब आया था? ये 2014 में। ये 25 दिसंबर 2014 को आया था। और इसका संबंध किससे है? टीकाकरण से हो जाएगा। सही जवाब, बच्चों एवं महिलाओं को टीकाकरण से है ये इंद्रधनुष का संबंध। मतलब नीति आयोग कब आया था? 1 जनवरी 2015 को आया था। सही जवाब है 1 जनवरी 2015 को। बताइएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आया था? 2015। 22 जनवरी 2015 का आया था। और इसका कितना वर्ष पूरा हो चुका है? 10 साल पूरा हो चुका है। सही जवाब है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरुआत कहाँ हुआ था? हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया? ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ का लिंगानुपात सबसे कम है। कितना है? 879 लिंगानुपात है। और वहाँ पे लड़कियां और बेटी को बचाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब आया था? ये सही जवाब है 19 फरवरी 2015 को आया था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। 19 फरवरी 2015 को आया था। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है सागर माला परियोजना कब आया था? 2015। 25 मार्च 2015 में ही आया था। सागर माला परियोजना 25 मार्च 2015 को आया था। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा जननी सुरक्षा योजना कब आया था? ये 12 अप्रैल 2015, 12 अप्रैल 2015 को। उजाला योजना कब आया था? 1 मई 2015 को उजाला योजना आया था। उजाला योजना 1 मई 2015 को आया था। सही जवाब है। बताइए अटल पेंशन योजना कब आया था? 9 मई 2015 को। 9 मई 2015। बताइए 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना आया था। सही जवाब है। बताइए डीडी किसान चैनल कब आया था? ये 9 मई 2015। 26 मई 2015 को आया था। 26 मई 2015 को आया था। बताइए हाँ स्मार्ट सिटी परियोजना कब आया था? स्मार्ट सिटी 25 जून 2015 को आया था। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015 का आया था। ठीक है, मतलब डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब आया था? 1 जुलाई 2015 को आया था। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आया था? अब बताइए 13 जनवरी 2016 को आया था। 13 जनवरी 2016 को आया था। बताइएगा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम कब आया था? 2016। ये भी 16 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया कब आया था? 16 जनवरी 2016 को आया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिए सेतु भारतम योजना कब आया था? ये भी 2016 का 4 मार्च 2016, 4 मार्च 2016 को आया था। और एक है स्टैंड अप इंडिया का, ये कब आया था? स्टार्ट ऑफ इंडिया। स्टैंड है, स्टार्ट नहीं, स्टैंड अप इंडिया कब आया था? ये 5 अप्रैल 2016 को आया था। बताइए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब आया था? ये 2016 1 मई 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को आया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा सौभाग्य योजना कब आया था? ये 2018। सौभाग्य योजना 25 दिसंबर 2017 को आया था। फटा हुआ है ना, गड़बड़ा था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि गरीबी भारत छोड़ो अभियान ये कब चलाया गया था? ये 17 में आया था। 11 अक्टूबर 2017 को आया था। गरीबी भारत छोड़ो योजना का शुरुआत किया गया था। बता दीजिए भारत माला परियोजना ये कब आया था? भारत माला परियोजना 24 अक्टूबर 2017 को आया था। ठीक है, बताइए दीनदयाल स्पर्श योजना ये कब आया था? 3 नवंबर 2017 को ही आया था। बंधन योजना कब आया था? 14 अप्रैल 2018 को आया था। और पीएम आशा योजना ये कब आया था? 12 सितंबर 2018। तो जो भी महत्वपूर्ण था उसी को पूछा गया। और ध्यान रखिएगा ये सब पूछने का एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है ये सब योजना वाला। तो अब हम चल रहे हैं केमिस्ट्री की ओर। और आज आप लोग के बीच केमिस्ट्री का लास्ट क्लास होने वाला है। यही रहा मोरल का देख रहे हैं केमिस्ट्री के पीछे वाला है। मोरल कोई बात नहीं, मिल गया। तो आज चुके हम लोग केमिस्ट्री में। और आज आप लोग का केमिस्ट्री लास्ट होने वाला। कल से आप लोग को महेश बर्नवाल से फिजिक्स को स्टार्ट किया जाएगा। और दोनों बुक को लेके चलेंगे। कभी एक बार महेश बर्नवाल और एक बार इसको लुसेंट को खत्म किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में क्या मिलाया जाता है? ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाता है। सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पुराने तेलचित्र के रंगों को फिर से उभारने के लिए क्या काम में आता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड उपयोग में आता है। सही जवाब है। बताइए सोडियम को कहाँ रखा जाता है? किरोसिन तेल यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और पहले हम लोग मिट्टी के तेल का प्रयोग लालटेन जलाने में करते थे, ध्यान रखिएगा। और अब तो लाइट आ चुका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगर जो सोडियम को पानी में रखा जाए तो क्या हो जाएगा? उसमें विस्फोट हो जाएगा और आग पकड़ लेगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। देखिए सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन है? लिथियम है। और एक सबसे प्रबल उपचायक तत्व कौन हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है। और फ्लोरीन का संकेत क्या होगा? एफ हो जाएगा। एफ होगा, फ्लोरीन हो जाएगा। बताइए सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं? ये प्लेटिनम कहा था। प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण कहा जाता है। सही जवाब है। बताइए सर्वाधिक विद्युत का सर्वाधिक विद्युत चालकता किसका होता है? ये चांदी का होता है। और चांदी के बाद किसका होता है? तांबा का होता है। सही जवाब है। कॉपर थे, उसके बाद टंगस्टन, एल्युमिनियम। हाँ, करम भी कभी पूछता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गैसीय तत्व में सबसे भारी कौन सा होता है? रेडॉन। ठीक है, रेडॉन जो है गैसीय तत्व में सबसे भारी होता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सर्वाधिक समस्थानिक किसके पास है? ये पोलोनियम के पास कितना है? 27 है। 37 को देता है। देखिए यहाँ पे 27 दिया हुआ। 27 याद रखिए, हम 27 पढ़े हैं, नोट्स में भी 27 दिया हुआ था। बताइए नोबेल धातु कितना है? 9 हो चुका है। बताइए मेथेनॉल का सूत्र क्या हो जाएगा? CH3OH। बता दी। अगला क्वेश्चन है, मिथेनॉल को जब बहुत कम मात्रा में भी लिया जाए तो गंभीर विषाक्त के साथ साथ या किसका कारण बनता है? ये अंधेपन का कारण बनता है। ठीक है, आंख अंधा हो जाएगा। ठीक है। बताइए कांच है किसमें घुलनशील सिलिकेट बनाता है? HF यानी ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में ये घुलनशील सिलिकेट बनाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए सोना का घनत्व जो है पारा घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। इसी कारण सोना क्या होता है? पारा में डूब जाता है। ध्यान रखिएगा, जिस चीज का घनत्व जितना अधिक होगा वो डूब जाएगा। जैसे कभी कभी बोलता है ना कि सुई तैरते रहता है पानी पर, क्या कम रहता है इसलिए पृष्ठ तनाव कहाँ तैरता है? यही होता है इसका आंसर। सुई, हाँ धागा सुई तैरता है ना, कभी कभी पानी में तैर जाएगा वो, लोहा होने के बाद। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, बता दीजिएगा कॉन्टेक्ट लेंस बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कॉन्टेक्ट लेंस बनाने में देखिए पॉलीमिथेल मेथ एक्रिलेट का। फिर सुनिएगा, कॉन्टेक्ट लेंस बनाने में किसका उपयोग होता है? तो पॉलीमिथेल मेथ एक्रिलेट का का प्रयोग किया जाता है। बताइए कौन जो है एस्ट्रेंजर गैस, किसे एस्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? जिनॉन को एस्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संपर्क विधि में किसका प्रयोग करते हैं? ये सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और बेसमर विधि में किसका प्रयोग करते हैं? इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हॉबर विधि में किसका प्रयोग करते हैं? हेबर में अमोनिया का करते हैं। और ले ब्लॉक प्रक्रम में किसका प्रयोग करते हैं? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ले ब्लॉक प्रक्रम में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि लेक्जेन का प्रयोग किसमें किया जाता है? किसका बहुलक है ये? बुलेट प्रूफ कांच में बहुलक है ये। ठीक। बताइए वनस्पति तेल में वनस्पति घी किस प्रक्रिया बनाया जाता है? ये हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया से बनाया जाता है। सही जवाब है। बताइए वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में किस विधि का काम में लाया जाता है? ये अपचयन विधि काम में लाया जाता है। सही जवाब है। बताइए मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। कितना परसेंट? 65% पाया जाता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कार्बन का नैनो प्रतिरूप क्या होता है? ग्रेफीन होता है। ग्रेफीन हो जाएगा। सही जवाब ग्रेफीन है। बताइए किसका, ठीक है, किसका उपयोग बाइंड में फाइंडिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बताइए पोखराज किसका एक सिलिकेट है? पोखराज क्लोरीन और एल्युमिनियम का सिलिकेट हो जाएगा। बताइए पन्ना का रंग कैसा होता है? ये हरा हो जाएगा। ठीक है, पन्ना का रंग हरा होता है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनना शुरू करवा दिया गया। अब चल रहे हैं हम लोग बायोलॉजी की ओर। बता दीजिए आप लोग भोजन का विषाक्तता का कारण क्या होता है? ये लैक्टोबैसिलस जो है ना, ये भोजन के विषाक्तता का कारण हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा फाइलेरिया जो है ना किस कृमि से होता है? ये फाइलेरिया बैंक्रेफाइट नामक कृमि से होता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए दम्मा जो है ना, दम्मा किस कवक से फैलता है? ये ठीक है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स
फ्यूमिक गेट से होता है, ठीक है। मतलब दम्मा से प्रभावित अंग ये फेफड़ा प्रभावित होता है, सही जवाब है। मतलब एथलीट फुट जो है ना किससे फैलता है ये टेनिया पेडिस नामक कवक से होता है, ठीक है। टेनिया पेडिस ध्यान रखिएगा, एथलीट फुट टेनिया पेडिस हो जाएगा और एक गंजापन ये टेनिया पेडिस नामक कवक से ही होता है, ठीक है। बताइए खाज रोग किससे फैलता है ये, ठीक है, एस्केरस एस्केबीज से फैलता है, सही जवाब है। दांत रोग किससे फैलता है ये ट्राइकोफाइटा लेरुकोसम हो जाएगा। बताइए मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये तिल्ली और आरबीसी प्रभावित होता है। बताइए मलेरिया किस परजीवी से फैलता है ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से। और मलेरिया जो है ना ये किससे फैलता है, मादा एनाफिलीज नामक मक्खी से ये वाहक होता है, ठीक है। बताइए पायरिया रोग इससे कौन सा अंग होता है, मसूड़ा प्रभावित होता है, ठीक है। और पायरिया का परजीवी कौन था, एंट अमीबा जिंजीबेलिस, एंट अमीबा जिंजीबेलिस हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक है पेचिस, पेचिस रोग से प्रभावित अंग आंत हो जाएगा। और पेचिस का कौन सा परजीवी होगा, पेचिस का इसका परजीवी हो जाएगा एंटी अमीबा हिस्टोलिका, एंटी अमीबा हिस्टोलिका हो जाएगा, ठीक है। मतलब काला जार से प्रभावित अंग अस्थि मज्जा हो जाएगा। और किससे फैलता है ये बालू फलाई, ठीक है, बालू फ्लाई सैंड फ्लाई हो जाएगा, ठीक है। सही जवाब है बालू मक्खी, उसी को बोलते हैं। मतलब टेटिनस से प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। और टेटनस किस जीवाणु से फैलता है, कॉलीस्ट्रीडियम टेटेनिस से, कॉलीस्ट्रीडियम टेटेनिस से फैलता है। हैजा से प्रभावित अंग आंत हो जाएगा। और हैजा किससे फैलता है, जीवाणु किस जीवाणु से, विब्रियो कोलेडी नामक जीवाणु से। कि आजकल पूछेगा नहीं किस प्रभावित अंग में किस जीवाणु से फैलता है, नाम पूछेगा, इसका नाम याद रखिए। सबको पता है कि जीवाणु से फैलता है, लेकिन किस जीवाणु से फैलता है ये भी ध्यान रखना होगा। टाइफाइड रोग किससे फैलता है, टाइफाइड किस नाम, ठीक है, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। और टाइफाइड से प्रभावित अंग आंत हो जाएगा, सही जवाब है। क्षय रोग से प्रभावित अंग फेफड़ा होता है, सही जवाब है। और ये किससे फैलता है ये, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग फैलता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैलता है। डिप्थीरिया से प्रभावित अंग श्वास नली यानी गला, सही जवाब हो जाएगा। और डिप्थीरिया किससे फैलता है ये कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थीरी, थोड़ा सा नाम पकड़ लीजिएगा। बताइए प्लेग से प्रभावित अंग फेफड़ा हो जाएगा, प्लेग से फेफड़ा प्रभावित होता है, इसमें दिया हुआ फेफड़ा देख लीजिएगा। और कार्ब दोनों पैर के बीच ये भी दिया हुआ है। बताइए प्लेग जो है ना, प्लेग किससे फैलता है, किस जीवाणु से, ठीक है, पास्टुरेला पेस्टिस से फैलता है, ठीक है। बताइए काला खांसी से प्रभावित अंग श्वसन तंत्र हो जाएगा। और ये किससे फैलता है ये, ठीक है, हीमोफिलिस पर्टुसिस हो जाएगा, ठीक है। और निमोनिया से प्रभावित अंग फेफड़ा है। और निमोनिया कैसे फैलता है, डिप्लोकोकस निमोनी से फैलता है। बताएगा गोनोरिया रोग से प्रभावित अंग सीसन यानी कि मूत्र मार्ग हो जाएगा। और ये किससे फैलता, गोनोरिया यानी कि नाइसोडिया गोनोरिया से ही फैलता है, ठीक है। बताएगा सिफिलिस रोग से प्रभावित अंग ये सीसन हो जाएगा। और इससे कौन सा रोग किससे फैलता है ये, ठीक है, टेपोनामा पैलिडियम हो जाएगा, ठीक है। बताइए पेप्टिक अल्सर से प्रभावित अंग ये छोटी आंत हो जाएगा, ठीक है। और ये किस जीवाणु से फैलता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से फैलता है। तो बायोलॉजी का जो पढ़ना शुरू करवा दिया गया। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, आपको जो विविध प्रश्न दिया गया था, नोबेल पुरस्कार चल रहा था। बताइए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था इनको, गीतांजलि के लिए दिया गया। और कब दिया गया था इनको, 1913 में दिया गया, सही जवाब है। बताइए सीवी रमन को किसके लिए दिया गया था इनको नोबेल पुरस्कार, रमन प्रभाव के खोज के लिए। कब दिया गया था, 1930 में। और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बताइए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, ये 1968 में दिया गया। किसके कारण, कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। बताइए मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, 1979 में। किस क्षेत्र में दिया गया था, शांति के क्षेत्र में दिया गया। और ठीक है, कृत्रिम समाज सेवा एवं संबंधित कार्यों के लिए दिया गया था। बताइए चंद्रशेखर सुब्रमण्यम को कब दिया गया था नोबेल, ये 1983 में दिया गया। और किस काम के लिए दिया गया था, चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए 1983 में दिया गया था। बता दीजिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, 1998 में। किस कारण से दिया गया था इनको, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। बताइए BS नायपॉल को कब दिया गया था, 2001 में दिया गया। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है वेंकट रमन को कब दिया गया? वेंकट रमन को रामकृष्णन को 2009 में दिया गया था। इनको रसायन के नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। बताइए कैलाश सत्यार्थी, इनको कब दिया गया था? 2014 में दिया गया था। और इनके साथ एक और व्यक्ति को दिया गया था, मलाला यूसुफजई, जो कि सबसे कम उम्र की महिला थी और इनको 2014 में दिया गया था और शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सही जवाब है, बता दीजिए अजीत विनायक बनर्जी को कब दिया गया था? 2019 में दिया गया था और अर्थशास्त्र का दिया गया। अभिजीत बनर्जी ठीक है, इसमें पूरा नाम दिया, पूरा नाम उसका अभिजीत विनायक बनर्जी ही है। ठीक है, तो इनको 2019 में दिया गया था। सही जवाब है। अब बताइए महात्मा गांधी को कितना बार दिया गया? ठीक, देखिए महात्मा गांधी के जो है ना 5 बार नामित किया गया था और 1 बार भी नहीं दिया गया। 5 बार शांति के क्षेत्र में नामित किया गया। हंसी मत देखिए, 5 बार तो कब नामित किया गया? 1937, 1938, 1939 और 1947 और 1948 में महात्मा गांधी को 5 बार नामित किया गया शांति के क्षेत्र में, लेकिन उनको नहीं दिया गया 1 बार भी। बताइएगा कि नोबेल पुरस्कार किस तारीख को दिया जाता है? 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल को पुण्यतिथि मृत्यु के दिन दिया जाता है। बताइएगा अब तक जो है ना कितने व्यक्ति को मृत्यु मतलब दिया गया था? मृत व्यक्ति को 2 व्यक्ति को दिया गया। पहला व्यक्ति कौन हो जाएंगे? एडी एक्सेल कार्ल फर्डट हो जाएंगे, जिनको 1931 में दिया गया था। और दूसरा व्यक्ति जो है ना, ये महासचिव थे राष्ट्र संघ के, जो डैग हैमरशोल्ड, इनको 1961 में दिया गया था, यानी 30 साल बाद 31 और 61 में मिला था। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था लुसेंट का सभी करवा दिया गया। अब आगे क्लास में कुंदन जी आएंगे और सारे विविध जो भी लुसेंट समुद्र उछाल समुद्र चले। छोटा कैप्सूल होता है। स्वागत है साथियों, आप लोग के मध्य होमवर्क सीरीज का स्पीडी का सामान्य अध्ययन मेरे द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। बताइए अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1961 में की गई थी और 1961 से प्रारंभ किया गया था। और सर्वप्रथम किनको दिया गया था? गुरबचन सिंह रंधावा को दिया गया था। गुरबचन सिंह रंधावा। हाँ, बताइएगा नेपाल का झंडा कैसे आकार का है? दोहरे त्रिभुज आकार का। बताए ग्रीनविच कहाँ से होकर कहाँ में है? यूके इंग्लैंड में हो जाएगा। बताए भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय कितने आगे है? 5.5 घंटा आगे हो जाएगा। बताइएगा मिश्रित ग्रंथि किसको कहते हैं? अग्नाशय को कहते हैं, जिससे एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित होते हैं। बताइएगा मधुमेह किसकी खराबी से होता है? अग्नाशय की खराबी से होता है। बताइएगा इंसुलिन किसकी कमी से मधुमेह होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। बताइएगा जिप्सम को कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निर्जलीकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? निर्जलीकरण। बताइएगा महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का 1869 हो जाएगा और लाल बहादुर शास्त्री का 1904 हो जाएगा 2 अक्टूबर को। बताइएगा सांगवान की लकड़ी अत्यधिक मात्रा में किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बताइएगा आइसोहाइट रेखा किस रेखा को कहा जाता है? समवर्षा रेखा को कहा जाता है आइसोहाइट। बताइएगा आकस्मिक निधि का संबंध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से? 267 से हो जाएगा। बताइएगा मोड वैट को कब से लागू किया? 1986 से लागू किया गया था। बताइएगा दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई? अकबर द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1582 में किया गया था। बताइएगा साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार कौन हुए थे? लाला लाजपत राय। बताइए गरम दल से एकमात्र व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? लाला लाजपत राय के द्वारा ही की गई थी। बताइएगा भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। बताइएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रन्नाडे हो जाएंगे। सही जवाब। बताइएगा भारत दुर्दशा के लेखक कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए आधुनिक हिंदी का जनक किनको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहा जाता है। बताइए सुकुमार कवि की उपमा किसको दी गई है? सुमित्रा नंदन पंत को। सही जवाब है राजीव भैया। बताइएगा
बताइएगा विटामिन बी एवं सी किस में घुलनशील होते हैं? जल में। जल में घुलनशील होते हैं। और बताइएगा वसा में घुलनशील ADEK हो जाएगा, ADEK हो जाएगा। विटामिन अपघट्य करके कहता है, विटामिन अपघट्य कहता है ACE को कहा जाता है, विटामिन अपघट्य ACE। पता है शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? RN टैगोर के द्वारा की गई थी। पता है क्लोरोफिल में किसकी उपस्थिति होती है? मैग्नीशियम की उपस्थिति होती है। पता है भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? CK नायडू हो जाएंगे। और बताएगा भारत के प्रथम वनडे कप्तान कौन थे? वनडे टीम अजीत वाडेकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अजीत वाडेकर हो जाएंगे। बताइएगा रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से ही संबंधित हो जाएगी। बताइएगा बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। और बताइएगा नोबेल पुरस्कार का आरंभ कब से हुआ है? 1901 से हुआ है। बताइएगा गोवा किस नदी के किनारे अवस्थित है? मांडवी नदी के किनारे अवस्थित है। बताइएगा पायरिया रोग पायरिया रोग का संघटक कौन सा जीव हो जाएगा? प्रोटोजोआ हो जाएगा। पायरिया का प्रोटोजोआ हो जाएगा। बताइएगा चिकनगुनिया किसके कारण फैलता है? वायरस के कारण होता है चिकनगुनिया। बताइएगा मेनिंजाइटिस किसके कारण फैलता है? वायरस के कारण ही मेनिंजाइटिस फैलता है। बताइएगा गोनेरिया रोग किसके कारण फैलता है? बैक्टीरिया के कारण गोनेरिया फैलता है। बताइए निमोनिया किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण ही होता है। सही बताइएगा मधुमेह रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? हृदय, किडनी, आंख और दिमाग हो जाएंगे। हृदय, किडनी और आंख और दिमाग। बताइएगा डीपीटी क्या बोले? मधुमेह हो जाए प्रभावित अंग जो होगा ना अग्नाशय के कम इंसुलिन कमी के कारण हो जाता है, लेकिन प्रभावित जो अंग होगा वो हृदय, किडनी एवं आंख और दिमाग चारों हो जाएंगे। बताइएगा डीपीटी का टीका किसके लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, परटूसिया और टिटनस के कारण दिया जाता है। बताइएगा टीबी रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? BCG दिया जाता है। BCG का टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है? टीबी रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। बताइएगा लाल चींटियों और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक और मेथोनिक दोनों होगा। बताइएगा घास, पत्ते एवं मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक हो जाएगा। और बताइए दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 कहीं 6.6 भी लिया जाता है। 6.4 और 6.6 दोनों हो सकता है। बताइए मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। और बताइएगा पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा? सोरेनसन के द्वारा कब की गई थी? 1909 में की गई थी। बताइएगा फिटकिरी और सोरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और बताइए कपड़ों पर लगे कपड़े पर लगे जंग के धब्बे को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बताइए फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड का सूत्र बता दिए तो CH3COOH हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा हीरा किसका अपरूप होता है? कार्बन का अपरूप होता है। बताइएगा रोम्बिक किसका अपरूप होता है? सल्फर का हो जाएगा। रोम्बिक किसका हो जाएगा? सल्फर का हो जाएगा। बताइए मोनोक्लाइनिक किसका है? सल्फर का ही हो जाएगा। बताइएगा लाल एवं पीला फास्फोरस किसका हो जाएगा? फास्फोरस का हो जाएगा। और बताइएगा दिया सलाई में लाल फास्फोरस किसका निर्माण के लिए किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। बताइए फास्फोरस को किस में डुबा के रखा जाता है? जल में डुबा के रखा जाता है। जबकि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। बताइएगा भिलाई स्टील प्लांट कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। भिलाई 1955 हो जाएगा। और बताइएगा राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना 1959 में हुई थी। और किस देश के सहयोग से हुई थी? पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से हुई थी। बताइएगा दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? ब्रिटेन के सहयोग से 1956 में हुई थी। और बताइएगा बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ था। बताइए बर्मा का आधुनिक नाम क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए शक संवत किस राष्ट्रीय पंचांग पे आधारित है? और इसका पहला माह कौन सा हो जाएगा? अंतिम कौन हो जाएगा? फागुन हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण का प्रावधान किन किन राज्यों में? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार में हो जाएगा। बताइए बुलंद दरवाजा
भारत का क्या है सबसे ऊंचा दरवाजा? इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अकबर द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी। है फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाल के था। दरवाजा वही करवाया था, वो ले गया था ये। अलाई दरवाजा का निर्माण, बुलंद दरवाजा अकबर, सॉरी किया था, अलाई अकबर हो जाएगा, बुलंद दरवाजा का अलाई दरवाजा का अलाउद्दीन कराया था। बताइएगा रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1863 में हुई थी। और इसको नोबेल पुरस्कार कब कब दिया गया? 3 बार दिया गया। 3 बार। 14, 1744, 63 में 3 बार दिया गया है। बताइएगा बाथ पार्टी कहाँ की प्रमुख पार्टी है? इराक की हो जाएगी। बताइएगा कीटों का भक्षण करने वाला पौधा? घटपर्णी नेफेलेंथिस। नाइट्रोजन के कारण से खाता है। बताइएगा अष्टप्रधान परिषद किसके राजदरबार में? शिवाजी। और शिवाजी ने किस वंश की स्थापना की थी? भोसले की। और बताइएगा अष्टदिग्गज किसके दरबार में? कृष्णदेवराय के दरबार में। बताइए नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? अकबर के राज दरबार में रहते थे। बताइएगा डोमिनस पायस और बारबोसा जो पुर्तगाल के व्यक्ति थे, जो दार्शनिक थे, वो भारत के किसके शासन काल में भारत आए थे? कृष्णदेवराय के शासन काल में आए थे, विजयनगर राज्य में आए थे। बताइए विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी। बताइएगा ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली को हो गया है, दिल्ली हो गया। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का ऑक्सीकरण होता है। बताइए भविष्य का ईंधन किसको कहा है? हाइड्रोजन को कहा गया। बताइएगा मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में केरल में हुआ था। बताइएगा सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? लद्दाख में अवस्थित है। बताइएगा तंबाकू उत्पादन में अग्रिम राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और बताइएगा कॉफी के उत्पादन में अग्रिम राज्य कर्नाटक हो जाएगा। बताइए भारत में एकमात्र प्रकार की जो कॉफी की किस्म कौन सी हो जाएगी? अरेबिका हो जाएगी। बताइएगा चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। बताइए चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? अजमेर राजस्थान में हो जाएगा। और बताइए औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में हो जाएगी। तो स्पीडी का जो सामान्य अध्ययन था वो समाप्त कर दिया गया। अब स्पार्क पब्लिकेशन का ऑनलाइनर स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और बताइएगा मिर्ग मार्चिका की घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। और बताइए आकाश नीला क्यों दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखेगा, समुद्र नीला दिखेगा, ये सब प्रकीर्णन के कारण होता है। बताइएगा बीटा 6 परिमाण किसका होता है? दुर्बल नाभिकीय बल का होता है। बताए प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ओम मीटर हो जाएगी। बताइएगा ईंधन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास कितने सहसंयोजक बंद होंगे? 7 सहसंयोजक बंद होंगे। 7 संयोजक बंद होंगे। बताए लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है? प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। बताए विभवांतर की माप किस यंत्र से की जाती है? वोल्ट मीटर से की जाती है। और बताए विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? आमीटर से किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते क्या? क्लोरेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरेला हो जाएगा। बताइएगा बताइए कौन सा भारी पिंड रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकता है, सबसे सर्वाधिक चमकता है? शुक्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। बताइए उस मॉडल का नाम बताइए जो दूसरी पंचवर्षीय योजना पे आधारित थी। पीसी महालनोबिस हो जाएगा। बताइए पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित? हेराल्ड डॉमर। बताइए गरीबी हटाओ का नारा किस? पांचवी पंचवर्षीय योजना 74-78। अनवरत योजना किसको कहा गया है? 78 से 80 को अनवरत योजना कहा गया है। योजना अवकाश 67 से 69 सॉरी 66 से 69। पहला लगा है 66 से 69, दूसरा लगा है 78 से 80 और तीसरा लगा है 90 से 92। बताइए वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित था, ये कब आया था? 1854 में हो जाएगा। बताइए मैकाले कब आया था? 1835। विनोदी सही है, 1835 में मैकाले आया था। बताइएगा भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 1985। और यह किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन दल बदल से हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख। और बताए मूल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का उल्लेख था। बताइए कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन में सकल मूल्य वर्धन में सर्वाधिक योगदान देता है? रेलवे हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रेलवे हो जाएगा। बताइएगा पुस्तक
अनफिस्ट की लेखिका कौन हो जाएंगी? प्रियंका चोपड़ा जॉन्स हो जाएंगी। प्रियंका चोपड़ा जॉन्स हो जाएगी। बताइएगा कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अस्ताना हो जाएगा। तजाकिस्तान का दुशानबे हो जाएगा, कजाकिस्तान का अस्ताना हो जाएगा। बताइएगा मिड डे मील की शुरुआत कब से हुई थी? 1995 से हुई थी। बताइएगा पद्म विभूषण विजेता प्रभा आत्रे किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? स्वर संगीत से जुड़ी, स्वर संगीत क्षेत्र से जुड़ी हुई है। बताइए दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। बताइएगा किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सृजित करना था? प्रसाद सही जवाब है। बताइए दोहा कहाँ की राजधानी है? कतर की हो जाएगी। और बताइएगा नगुलट्रम कहाँ की मुद्रा है? भूटान की हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा हो जाएगा? चिनाब नदी पर। यह 359 मीटर ऊंचा होगा। केबल स्टे ब्रिज। तो स्पार्क का वन लाइनर जो था वो समाप्त कर दिया गया। बिहार स्पेशल एडिटोरिया प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा बराबर की गुफाएं बिहार के किस जिले में? जहानाबाद हो जाएगा। जहानाबाद हो जाएगा। बताए भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में हो जाएगा। बताए जू सफारी कहाँ अवस्थित है? राजगीर में हो जाएगा। तेलहड़ कुंड कैमूर में हो जाएगा। बताए कांवर झील बेगूसराय। बताए ककोलत झरना नवादा में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। बताइएगा 81 में नियमित जनगणना जो हुई थी वह किसके समय में हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। बताए 2011 की जनगणना कैवी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। और इसके आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली हो जाएंगे। बताए 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य हो जाएगा। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बताए जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कैवा स्थान है? तीसरा स्थान हो जाएगा। बताइएगा बिहार की कुल जनसंख्या वर्तमान में कितनी है? 2011 के अनुसार जो है ना अभी वर्तमान में 12 करोड़ कर रहा है। हाँ 12 करोड़ बढ़ गया होगा लेकिन हुआ नहीं है, एक आंकड़ा दे दिया गया है। बताइएगा बिहार की सारी जनसंख्या कितनी है? 1.18 करोड़ हो जाएगा। 1 करोड़ 18 लाख। बताइएगा बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 प्रति 1000 पुरुष हो जाएगा। बताइएगा 1000 पुरुष। बताइएगा बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। बताइएगा सबसे सर्वाधिक किसकी है? दिल्ली का हो जाएगा। 11,006 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1106 दिल्ली का 11,004 है। तो एडिटोरिया का जो बिहार स्पेशल था वो समाप्त कर दिया गया। अब लास्ट में आप लोग के मध्य एसपीडी का करंट अफेयर स्टार्ट किया जा रहा है। बताए शहनाई को जीआई टैग, कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? बनारस की। और बताए तिरंगा बर्फी बनारस का तिरंगा बर्फी हो जाएगा। बताए आगरा के पेठा को जीआई टैग मिला। और आगरा के किससे एक और बताइएगा, सॉरी चमड़े के जूते का जीआई टैग किस जगह को मिला है? आगरा को ही मिला है। आगरा को ही मिला है। बताइएगा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया 2025 में कौन कौन हो जाएगा? नाट्य शास्त्र और भागवत गीता हो जाएंगे। बताइएगा किस आईआईटी ने वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवोपोरेटर विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा। बताइए किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया। बताइए किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उपवर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और बताइएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? राम मोहन नायडू को चुना गया। बताइएगा किस राज्य के स्थित सिल्क यारा सुरंग का नाम बाबा बोखनाग सुरंग रखा गया? उत्तराखंड हो जाएगा। बताइए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का आयोजन कहाँ हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में। बताइए नीली चींटी की प्रजाति कहाँ पाई गई थी? अरुणाचल प्रदेश में ही पाई गई थी। बताइएगा किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की थी? रूस। और रूस की राजधानी कहाँ हो जाएगी? मास्को। और रूस के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? मिखाइल मिशुस्तिन प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति मिखाइल व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन।
मिखाइल मिशुस्तिन। हाँ, मिखाइल। बताइएगा भारतीय सेना ने कहा वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है, हिमाचल प्रदेश में किया। बताइए मौसम वेधशाला कहाँ अवस्थित है, पुणे में हो जाएगा। बताइएगा भारतीय वायुसेना ने कहा बहुराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है, यूएई में हो जाएगा। बताइएगा जम्मू कश्मीर के पहलगाम के किस जगह पर आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, बैसरन मैदान में। किसमें? बैसरन मैदान में। हाँ बेसरन। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया एवं बोरसो बोरो उत्सव 2000 कहाँ मनाया है, उद्घाटन किया? त्रिपुरा में किया। बताइएगा आईएसएस विश्व कप महिला की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। बताइएगा गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रियंका चोपड़ा को। अनफिस्ट इनकी लेखनी हो जाए। बताइए किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? चीन के द्वारा किया है। बताइएगा संपन्न आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पे रहा था? चीन 13 पदकों के साथ शीर्ष पे रहा था। बताइए दक्षिण भारत की पहली एसीईएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई? चेन्नई में शुरू की गई है। और बताइएगा खोमजोंग दिवस कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। बताइएगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। किनको दिया है? कुमार मंगलम बिरला को। बताइएगा किस राज्य ने पुलिस भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की? हरियाणा और सिक्किम दोनों हो जाएंगे, हरियाणा एवं सिक्किम भी हो जाएंगे। बताइएगा भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया? अमरावती में किया गया। यहाँ पर टी प्रकाशम की मूर्ति स्थापित की गई है ना। बताइएगा भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान दिए हैं? अफगानिस्तान को दिए हैं। बताइएगा 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तेलंगाना में किया गया है भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन। और बताइएगा पुणे फीडे महिला ग्रैंड पिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? कोनेरू हम्पी के द्वारा जीता गया है। बताइए T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा हो जाएंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? पायल कपाड़िया को किया है। किनको किया गया है? पायल कपाड़िया को। तो आज का जो होमवर्क सीरीज था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो बताइए सुनिएगा भारत का मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारी होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में एवं ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, फिर अगले दिन मुलाकात होगी अलग होमवर्क सीरीज के माध्यम से। जय हिंद, जय बिहार।